नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अमेरिका देश का बाकी सारे देशों पर एक दबाव तंत्र। अमेरिका के अपने दबाव तंत्र के हिसाब से दूसरे देशों पर राज करना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी बादशाहत चाहता है पूरी दुनिया पर। उसे ये नहीं गवारा होता कि कोई और देश दुनिया पर हावी हो जाए, कोई और देश बलशाली हो जाए। तो ऐसे इन चक्करों में वो बहुत सारे ऐसे काम कर चुका है जो करना नहीं चाहिए, जो मानवता के भी खिलाफ है, जो जो एक लेवल हेडेड थिंग्स होते हैं उनके भी खिलाफ जाकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाहत मेंटेन करने के लिए, दुनिया में अपना दबाव बरकरार करने के लिए। तो अमेरिका ऐसी क्या चीज़ें करता है जिससे कि बाकी देश दबाव तंत्र में रहें, बाकी देश उस हिसाब से आगे ना बढ़ पाए, जिसकी वजह से अमेरिका का फ़ायदा होते जाए। दोस्तों, ये बात तो कोई छुपी नहीं है कि ये जो दुनिया में जो वॉर्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, महायुद्ध की कगार पर कभी कभी हम आ जाते हैं, तीसरे महायुद्ध की कगार पर। ये जो युद्ध होते हैं उसके जो हथियार होते हैं या फिर जो प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स, जेट्स, जो बम है, हथियार है, गोला बारूद है, इसका सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रशिया, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। दुनिया में जितनी सारी जंगें जो होती हैं इस 21st सेंचुरी में जो हुई या फिर पिछले 20th सेंचुरी में हुई, लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, उसमें अमेरिका का किरदार बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ये जो अफगानिस्तान वॉर था जहाँ पर सोवियत यूनियन आया था, इराक कुवैत वॉर था, वियतनाम वॉर था, अब ये 9/11 के बाद जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, इराक में जो कुछ हुआ, तो सीरिया में जो पिछले डेकेड में जो हुआ, तो इन चीज़ों के पीछे अमेरिका ही आपको दिखेगा। जो आतंकवाद की जो पार्श्वभूमि है वो भी, उसके पीछे भी अमेरिका ही दिखती है। वो किसी एक डिक्टेटर को इतना बड़ा बना देती है कि आगे जाकर वो सुन नहीं पाता इनकी बातें, वो कुछ अलग ही ऐसा कर जाता है और फिर इनका दुश्मन बन जाता है और उनके ऊपर ही अटैक करके आतंकवाद को फैला देता है, इनके ही हथियार, इनके ही ट्रेनिंग यूज़ करके। तो अमेरिका वैसे तो एक प्रगतिशाली देश है, लेकिन दुनिया के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनकी जो भूमिकाएं हैं वो संशयास्पद है। दीज आर डाउटफुल। उनकी भूमिकाएं जो है, उनकी जो बैकग्राउंड जो है, मतलब जिस हिसाब से शक्ति का मतलब ये नहीं होता कि मुझे कमज़ोर को दबाना है। शक्ति का मतलब ये होता है जो गिरा हुआ है उसे मैं कैसे खड़ा करूं। दुनिया में ऐसे सारे देश हैं जो शांतता प्रिय हैं, जो शांति चाहते हैं, शांति प्रिय देश हैं वो। उनका इतिहास अगर खंगाले, उनका कल्चर अगर खंगाले, तो वो शांति से जीना पसंद करते हैं। उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसमें कोई झगड़े वाली बात हो या फिर बहुत ही बड़ा रक्त रंजित इतिहास हो या फिर उन्होंने युद्ध में कोई भाग लेने की होड़ में कुछ किया हो। अगर उन्होंने युद्ध भी किया हो तो वो किसी मजबूरी में किया होगा, लेकिन ऐसे आज उठे कल किसी एजेंडा को लेकर हमने लड़ाई की, रक्त रंजित इतिहास बनाया, ऐसा करने वाले बहुत ही कम देश है। बहुत सारे देशों को शांति चाहिए जीवन में, उनके व्यवहार में। तो ऐसे देशों को खड़ा करना एक विकसित राष्ट्रों का काम होता है, उन्हें मदद करना, उन्हें आगे लेकर आना। कोई भी देश का नागरिक ये नहीं चाहता कि किन्हीं दो देशों में या बहुत सारे देशों में वॉर हो जाए। नागरिक तो अपने देश की प्रगति के लिए जूझते रहते हैं, अपने डेली एंड्स को मीट करने के लिए वो अपना मेहनत करते हैं पूरा वक्त। उन्हें इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपना जीवन कार्य में अपना सहयोग देते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सरकारें हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहाँ पर जा रहा है। मैं सिर्फ अमेरिका के बुराई के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अमेरिका ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। जो IMF है, जो फंडिंग के लिए काम करती है, वर्ल्ड बैंक है, जो बहुत सारे अलग अलग बैंक है जो कर्जा देते हैं विकसनशील देशों को, जो विकास के हिसाब से आगे बढ़े, ऐसे बहुत सारे काम भी वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार करके दिया है एक विकसित राष्ट्र की जिम्मेदारी के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे काम अमेरिका ने भी अच्छे करके रखे हैं। लेकिन फिर भी ये जो हथियार सप्लाई करना, हथियारों की जो इंडस्ट्री है जो अमेरिका चला रहा है, और वह हथियार बेचने के लिए जिस हद तक उनका जो पागलपन है, जिस हद तक मानव अधिकारों का उल्लंघन करने तक उनकी पहुंच है, वो बहुत ही डरावना और भयंकर चित्र है दोस्तों। खास करके आगे जाकर अगर तीसरा महायुद्ध होना है
तो ये चीज़ें तो उसमें आग में घी या तेल डालने जैसा है। तो अमेरिका को इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एक की मति एक बराबर नहीं होती, हर एक शांतिप्रिय दृष्टिकोण से नहीं सोच पाता। अगर कोई झगड़ालू इंसान है, उसको सिर्फ एक ही बहाना काफ़ी होता है झगड़ा करने के लिए। तो सोचो, कहीं कहीं देशों में तो डिक्टेटरशिप चल रही है, हुकुमशाही चल रही है, जहाँ का तानाशाह वहाँ पर राज करता है और उसके इशारों पे सब हर कोई नाचता है। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे तानाशाह हैं। किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के लिए, सद्दाम हुसैन थे इराक के लिए, लीबिया के लिए गद्दाफ़ी थे, हिटलर के बारे में भी आप जानते हैं, जर्मनी के लिए मुसोलिनी। तो ये सारे तानाशाह हो चुके हैं। फ़िलहाल जो पुतिन जो कर रहे हैं रशिया के साथ, वो भी हम देख रहे हैं। तो तानाशाहों की मेंटालिटी जो होती है वो अलग होती है। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अमेरिका बाकी के देशों को गिराने के लिए और अपनी बादशाहत कायम करने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाता है, ये देखना बहुत ही, उसका एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं? तो दोस्तों ऐसे 5 कारण हैं जिनका बहाना बनाकर अमेरिका बाकी के देशों को दबाने का काम करता है। शायद उस देश पर आक्रमण करके वहाँ पर अस्थिरता भी लाता है, उसमें सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध छेड़ देता है, और उस देश की इकोनॉमी तो वैसे ही ठप हो जाती है। एक बार किसी भी देश में अगर गृह युद्ध, सिविल वॉर या फिर किसी भी प्रकार का युद्ध हो, तो वैसे ही उस देश की इकोनॉमी ठप हो जाती है, उनके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन तो हो ही जाता है, बेसिक नीड्स भी मीट नहीं कर पाते। तो क्या होना है आगे जाकर उस देश का, उसका डाउनफॉल ही होने वाला है। तो ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिससे अमेरिका बाकी के देशों को दबाना चाहता है? तो पहला कारण है लोकतंत्र की बहाली। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र की बहाली, ये एक बेसिक रीज़न देकर अमेरिका बाकी के देशों को दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों हम ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। लोकतंत्र के क्या फ़ायदे हैं और डिक्टेटरशिप के क्या फ़ायदे हैं, लोकतंत्र के क्या नुकसान हैं और डिक्टेटरशिप के क्या नुकसान हैं, ये हमने आज तक बहुत डीपली जाना है। जो इतिहास में जो हुआ, लोकतंत्र के हिसाब से जो देश चलते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और डिक्टेटरशिप के हिसाब से जो देश चल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। दोनों जगह पर आपको अच्छाई और बुराई देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई लोकतंत्र बहुत ही अच्छा है या फिर डिक्टेटरशिप बहुत अच्छा है। कुछ जगह पर लोकतंत्र बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं देशों में लोकतंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत ही बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने ही है, डिक्टेटरशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्टेटरशिप फेल होती है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें डिक्टेटरशिप ने एक देश को बहुत आगे तक लेकर जा चुके हैं, प्रगति की राह पर वो जा चुके हैं, जहाँ तक कोई लोकतांत्रिक देश भी नहीं पहुँचा अब तक। तो इन दोनों चीज़ों के क्या, हर एक जीवन में जो कुछ चीज़ें हम देखते हैं, हर एक के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स रहते हैं। कोई ऐसी बैलेंस चीज़ तो बहुत ही कम मिलेगी, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमती होती है, कुछ ना कुछ ज़्यादा उसमें मिलता है। तो बैलेंस कर पाना हमारे हाथ में है। तो वैसे ही लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में वैसे ही बात होती है कि उसके भी अपने अपने पॉजिटिव्स निगेटिव्स रहते हैं, डूज एंड डोंट्स रहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस रहते हैं। तो लोकतंत्र की बहाली, इसका कारण देकर अमेरिका जिन देशों में जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, कम्युनिस्टों का जो राज चलता है, ऐसे देशों पर निर्बंध लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो तानाशाह है वो अपने हिसाब से राज कर रहा है, वो शायद कल वर्ल्ड वॉर भी छेड़ सके या फिर किसी दूसरे देशों पर, नेबरिंग कंट्रीज़ पे जो पड़ोसी देश है उन पर ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक देश का उनके पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या संबंध होते हैं। बहुत बार तो टेंशन ही चल रहा होता है सीमावाद के हिसाब से। तो लोकतंत्र की बहाली का बहाना देकर अमेरिका उन देशों पर दबाव तंत्र बनाने का काम करता है। तो ऐसे देश कौन से हैं? इराक है, सीरिया है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, अफ्रीकन कुछ देश हैं, लीबिया है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप ज़्यादा करके होती है। क्यूबा का हमने हाल देखा था, फिडेल कैस्ट्रो के ज़माने में। वियतनाम में इन्होंने क्या किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तो कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर तो
मिलिट्री राज चलता है, मिलिट्री इज़ लाइक डिक्टेटर इन पाकिस्तान। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और डिक्टेटरशिप या फिर कम्युनिज्म के चक्कर में अमेरिका इस होड़ में रहता है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक राज नहीं है, इसके लिए वहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहाँ पर नागरिकों को, उन देशों के नागरिकों को त्रासदी होती है। तो इन चीज़ों का बहाना देकर अमेरिका उन देशों को टेक ओवर कर लेता है या फिर सीधे सीधे उन देशों के खिलाफ वॉर भी छेड़ देता है, उनके हथियारों का जो बिजनेस है वो भी चल पड़ता है। और फिर बाकी सब युद्ध, आतंकवाद, टेररिज्म, ये सब चीज़ें तो बाद में आनी है। अर्थव्यवस्था का गिरना, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, ये सब चीज़ें उसके बाद आनी ही आनी है। तो ये पहला कारण था दोस्तों, लोकतंत्र की बहाली, जिसका बहाना देकर अमेरिका किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने का ये इनका बहाना है। इसमें दूसरा कारण है दोस्तों, मानव अधिकारों का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, मानव अधिकारों का उल्लंघन ये दूसरा कारण है जिसका बहाना देकर अमेरिका किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन किन किन देशों में चलता है? मिडल ईस्ट में आप देखिए, सीरिया है, इराक है, ईरान को वो नहीं मानते, पाकिस्तान तो वैसे है ही है, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। तो ऐसे देशों में मानव अधिकारों का उल्लंघन चल रहा है और इन कारणों का बहाना देकर अमेरिका वहाँ पर निर्बंध लगाते हैं, आर्थिक निर्बंध लगाने की कोशिश करते हैं शुरू में, फिर व्यापार में उसका असर दिखता है। लोकतांत्रिक देश कौन से हैं? हमारा भारत देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है। इन सारे देशों में लोकतंत्र चलता है। यूएसए में तो अभी भी मोनार्की है, राजघराने का राज अभी भी है। चाइना में कम्युनिज्म चलता है। पाकिस्तान में तो कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन आर्मी वहाँ पर डिक्टेटरशिप करती है। रशिया में काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है, पुतिन का जो राज चल रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप इस हिसाब से राज चलता है। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन, ये भी रीज़न देकर अमेरिका इन सारे देशों पर एक दबाव तंत्र बनाकर अपने एजेंडास चलाता है। तो ये भी एक उनका आक्रमण करने का बहाना है। हमारा तीसरा जो कारण है, तीसरा जिसमें अमेरिका किसी भी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोचता है, वो है रासायनिक या फिर जैविक हथियारों का दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक या फिर जैविक हथियारों का दुरुपयोग। अब ये बात हम में से बहुत लोग जानते हैं कि जो अगला वॉर होगा, अगला वर्ल्ड वॉर होगा, वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। न्यूक्लियर जो वॉर के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट चलते हैं वो बहुत ही अभी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। अभी जो ये आगे के युद्ध आने वाले हैं, ये पूरे रासायनिक और जैविक हथियारों के हिसाब से ही चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कोरोना का था। वो क्या था? रासायनिक जैविक हथियारों का दुरुपयोग ही था। समवेयर कोई कहता है कि वो प्लान्ड अटैक था, कि किसी अज्ञात देश को ये टेस्ट करना था कि दुनिया में अगर जैविक हथियारों का दुरुपयोग किया जाए तो उसका असर दुनिया पर क्या होगा। तो दैट वाज वन ऑफ द टेस्टिंग असाइनमेंट ऑफ दोज रासायनिक एंड जैविक हथियार, केमिकल वेपन जिसे कहते हैं। तो ये एक प्रकार की टेस्टिंग है, ऐसी सुनने की बात है, मे बी इट इज़ अ रूमर, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। रासायनिक और जैविक हथियार किस हिसाब से दुनिया का नक्शा पलट सकती है, किस हिसाब से मानव जाति को एक कीड़े मकोड़ों के हिसाब से जीने के लिए मजबूर कर सकती है, ये हम देख सकते हैं। कोरोना क्या था? कोरोना सिर्फ संपर्क में आकर फैलने वाला रोग था, महामारी थी। लेकिन अब तक ऐसे जैविक हथियार नहीं आए हैं या फिर उनका उपयोग नहीं किया गया है जो पानी के द्वारा फैल सके। मतलब पानी पियो तो उसमें रासायनिक हथियार का मिलावट की गई हो, या फिर हवा में फैलने वाले जो जैविक हथियार है उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। हवा, पानी, अन्न, सूर्य प्रकाश, ये तो हमारे बेसिक नीड्स हैं। अगर इन जैविक हथियार को मिला दिया जाए तो सोचो हमारे साथ क्या हो सकता है। कोरोना में तो हम सिर्फ मास्क लगा कर चलते थे,
एक टाइम शायद ऐसा आ जाए कि पूरी बॉडी को कवर करके ऑक्सीजन पंप लेकर आदमी को चलना पड़े, आदमी को जीना पड़े। तो ऐसे ऐसे रासायनिक जैविक हथियार बनाए भी जा चुके हैं, सिर्फ उसका वापर होना, उपयोग होना ही बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ताकतवर देश जो हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस हैं, जो अर्थव्यवस्था उनकी बहुत बड़ी है, ऐसे ऐसे देशों ने इसके ऊपर सालों से रिसर्च किया हुआ है और उनके पास रासायनिक और जैविक हथियार मौजूद है जो दुनिया पर घातक असर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये, जो रासायनिक जैविक हथियार हैं उनके एंटीडोट भी उन्होंने ढूंढ लिए, उनके ऊपर के उपाय भी उन्होंने ढूंढ लिए कि कोई अगर इसका उपयोग कर दे तो उसको कैसे धराशायी किया जाए। तो उसका एंटीडोट भी वो लोगों ने बना कर रखा है। मतलब इनका रिसर्च कितने लेवल तक गया, ये क्यों चाहिए? आप मानवीय जीवन सुखकर करने के लिए क्यों नहीं रिसर्च करती है? ऐसे रिसर्च क्यों चाहिए? एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि शांति अगर मेंटेन करनी हो तो उसके लिए धमाके की ज़रूरत होती है, उसके लिए हथियार मेरे पास होने ज़रूरी है। मतलब मैं एक शक्तिशाली होकर ही फिर शांति से रह सकता हूँ, ऐसा माइंडसेट फ़िलहाल चल रहा है। क्या ये मानव जाति के विकास के लिए कारगर साबित हो सकता है? क्या ये उपयोगी है? क्या शांति, प्रेम, मोहब्बत से कोई रह नहीं सकता? रह सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आजकल कमज़ोरी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई अगर प्यार, मोहब्बत, लगाव से रहने की अगर बात करे तो उसे कमज़ोर व्यक्ति माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब फितरत चल रही है दुनिया में, ये माइंडसेट चल रहा है। तो दोस्तों सोचिए, शांति भी कितने जोखिम भरी राहों से जाकर गुजर कर मिल जाती है किसी भी आदमी को या फिर किसी भी देश को, किसी भी नागरिक को। तो शांति का मार्ग भी कितना जोखिम भरा बन चुका है आजकल के मॉडर्न ज़मानों में। तो ये जानना हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस माइंडसेट वाली दुनिया में हम आजकल रह रहे हैं। उस हिसाब से हमें हमारा आचरण उस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो रासायनिक और जैविक हथियारों का दुरुपयोग, जी हाँ दोस्तों, चाइना ने जो दुनिया के साथ किया, चाइना की जो हिस्ट्री रही है, उन्होंने दुनिया के लिए क्या अब तक किया और उनकी पॉलिसीज़ क्या है, वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं। नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान का तो आप देख ही रहे हो क्या हाल है। उनकी फितरत, उनका जो व्यवहार है दुनिया के साथ, इसके बारे में क्या कहें? अगर हम एनालाइज करें कि एक देश दुनिया को क्या दे रहा है, एक देश की दुनिया के लिए क्या देन है, क्या पॉजिटिव काम उन्होंने देश के लिए किया है, तो इन जो चुनिंदा देश है जो उपद्रव मूल्य फैला रहे हैं सालों से, इतिहास उनका गवाह है कि उन्होंने सिर्फ उपद्रव मूल्य ही दिए हैं दुनिया को। तो ऐसे देशों के पास दिखाने के लिए क्या है कि उन्होंने दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए कौन से ऐसे उपयुक्त काम किए हैं। तो ये संशोधन के विषय भी नहीं है उनके पास, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट इन माइंड हमारे दिमाग में आती है कि हमने कुछ दूसरों के लिए किया, हमने कुछ दबे हुए देशों के लिए कुछ किया। हमारे भारत देश का नाम देखिए, कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारे देशों को जो वैक्सीन्स जो होती हैं उसका सप्लाई किस हिसाब से किया था। कोई दूसरा अगर देश होता, उसके पास अगर ये उपलब्धि होती, तो किन दामों में वो वैक्सीन्स बेचते, कैसी दादागिरी होती, कैसा दबाव तंत्र बनता। भारत ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक शांति प्रिय सभ्यता है। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर देखिए, पूरा सब शांति प्रिय व्यवहार ही आपको मिलेगा। तो वो सब सोचना, उस हिसाब से आचरण करना, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ये हर कोई नहीं कर पाता। युद्ध करना और शांति मेंटेन रखना, ये दो अलग चीज़ें होती है। युद्ध करना तो आसान बात है, क्या लगता है मुझे, सिर्फ सामने वाला जो भी मिलेगा उससे सिर्फ मारकाट करना है। लेकिन शांति से हर समस्या के ऊपर समाधान ढूंढना, जो जटिल समस्या है, जटिल जो वातावरण तैयार हुआ है, उसे कैसे शांत करना और प्रगति की राह पर अपनी सोच कैसे आगे बढ़ाना, ये बहुत ही पेशेंस भरा काम होता है। बहुत ही उसे लेवल हेडेड माइंडसेट लगता है ये, और ये हर किसी की बात नहीं होती। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए, वहाँ का राजपाट देख लीजिए, क्या वहाँ पर कोई लेवल हेडेड चीज़ें चल रही हैं? पाकिस्तान का आम नागरिक तो लेवल हेडेड बात सोचता है, उसे कोई जंग नहीं चाहिए, उसे कोई अलग मुकाम नहीं चाहिए, उसके सिर्फ बेसिक नीड्स पूरे हों, उस हिसाब से वो चलता है। उसे कोई वॉर भी नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए।
लेकिन जैसे उनकी सरकारें हैं, जैसे उनके राजपाट चल रहा है, इट इज़ ऑल अ बैड पिक्चर। आप किस हिसाब से अपनी जनता को ट्रीट करते हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो रासायनिक या फिर जैविक हथियारों का, केमिकल वेपन्स का जो वापर है, उस हिसाब से अमेरिका आक्रमण करने की होड़ में रहता है। ये रीज़न देकर किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने का अमेरिका का ये बहाना है कि ये लोग रासायनिक और जैविक हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये उनका एक और रीज़न है दोस्तों, जिनमें वो बाकी के दुनिया पर आक्रमण करने की भाषा करते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक हथियारों के नुकसान क्या होते हैं? किसी भी देश पर अगर इसका इम्पैक्ट अगर गिना जाए तो रासायनिक हथियार क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी जो डेली नीड्स होती हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती। कुछ ऐसे देश हैं वो तो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF इनके चक्कर काट रहे हैं। तो उनके बेसिक चीज़ें भी पूरी होना ना के बराबर है। तो ऐसे देशों पर जब रासायनिक हथियारों का जब उपयोग किया जाए किसी भी एजेंडा के तहत या किसी भी महामारी के रूप में, तो सोचिए उस देश की हालत क्या होगी। जहाँ पर खाने के निवाले के बारे में परेशानियाँ चल रही हैं, वहाँ पर इस रोग प्रतिकारक शक्ति को ईजाद करने के लिए उनके पास कौन से ज़रिए हैं? कुछ भी नहीं। पहली बात तो रासायनिक जैविक हथियारों के बारे में अगर रिसर्च भी करें, उनके बारे में जो मालूमात जो चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च चाहिए, वही बेसिक चीज़ें इन देशों के पास नहीं हो पाती। तो ऐसे देश इन जैविक केमिकल अटैक्स का कैसे सामना करें? कोरोना महामारी में हम सब ने ये देखा कि इन देशों के साथ क्या क्या हुआ। दे वर हेल्पलेस, दे वर अटरली हेल्पलेस टू फाइंड सम हेल्प। इसमें विकसित देशों का जो बलशाली देश है, उनका दायित्व बन जाता है कि वो ऐसे देशों को कोई भी एजेंडा न रख के उन्हें सीधे सीधे मदद करे मानवता के धारणाओं पर। लेकिन क्या ये हो पाता है? बहुत ही कम देश ऐसे सोचते हैं मदद के बारे में, और बाकी सब तो अपने वर्चस्व की लड़ाई में जुटे हुए हैं। अमेरिका तो उसमें है ही है, उनके हर एक चीज़ में एजेंडाज होते हैं। बहुत सारे देशों में जो सरकार चलती है, किसकी सरकार चलेगी, इसकी चलेगी या उसकी चलेगी, इसके बीच में जो दोगलापन है उसके बारे में भी अमेरिका जागरूकता से आगे है। तो ये जो वर्चस्ववाद की जो लड़ाई है जो अमेरिका खेल रहा है, अमेरिका की चाइना के साथ क्यों नहीं बनती? क्योंकि चाइना भी वन ऑफ दी डेवलप्ड कंट्री, वो भी एक वर्चस्ववाद की लड़ाई में आगे बढ़ चुका है। अमेरिका की रशिया के साथ क्यों नहीं बनती? रशिया या फिर पहले जो USSR हुआ करता था उसके साथ क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये दो महाशक्तियाँ हैं जो वर्चस्ववाद में दुनिया को अपने पैरों के तले रखना चाहती है। तो उस हिसाब से जब दो महाशक्तियाँ लड़ जाती हैं तो ये ऐसे हथियारों के ईजाद, रासायनिक जैविक हथियारों का वापर, उनका संशोधन, एटॉमिक कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आगे आना तो लाजमी है। फिर आपके कितने भी सारे बम बनाइए, हथियार बनाइए, जेट्स बनाइए, तोपें बनाइए, ये सब चीज़ें उसके साथ आ जाती है। तो रासायनिक और जैविक हथियार कैसे नुकसान ढा सकती है, ये सब हमने देखा भी है। ये सिर्फ अभी थियोरेटिकल कही सुनी बातें नहीं है कि इससे किसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हमने प्रैक्टिकली इन 2-3 सालों में देखा भी है। कमर टूट जाती है अर्थव्यवस्था की। ये जो जीने और मरने की जो रेस है वो तो एक अलग रेस है, जीवन मरण की। लेकिन ये सब हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर होता है उसके बारे में कौन सोचे। अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली जाती है किसी भी देश के लिए। और ये जो कोरोना महामारी हुई है उसमें तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत से देशों की कमर ही तोड़ गई है। 10 से 20 साल वो लोग पीछे हैं। Even the developed countries had those huge impacts on their economy. So think about the undeveloped countries who are still surviving the onslaught of this pandemic. तो इन चीज़ों के बारे में सोचना विकसित देशों का ही काम है। जो बलशाली राष्ट्र हैं वो आगे का भविष्य कैसे चलाना चाहते हैं। किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा था कि अगर आने वाली पीढ़ी
गुजरने वाली पीढ़ी से कहे कि आप भविष्य में हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, तो जाने वाली पीढ़ी के सामने एक सशक्त आंसर होना चाहिए, एक सशक्त उत्तर होना चाहिए कि हम एक प्रगतिशील भविष्य आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। क्या ये जवाब हम दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए? क्या सिर्फ हमने एक तीसरा महायुद्ध छोड़ के रखा है, कुछ महामारियाँ छोड़ के रखी है, न्यूक्लियर वॉर करके छोड़ रखा है, वर्चस्ववाद करके छोड़ रखा है, जिसमें आने वाली पीढ़ियों को झुलसना है? क्या वो आज़ाद स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं? क्या वो उनको मास्क या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही आगे का जीवन जीना है? क्या ये जीवन हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दे सकते हैं? क्या इन सारे सवालों का जवाब अभी की जो पीढ़ी है वो ढूंढ रही है या फिर उसके ऊपर काम कर रही है? तो ये सब सोचने की चीज़ें हैं दोस्तों। एक लेवल हेडेड चीज़ों से, लेवल हेडेड माइंडसेट से ही इन चीज़ों के ऊपर हम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसमें वर्चस्ववाद, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ, ये माइंडसेट से हम काम नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? खुली हवा में मास्क लगा कर चलना, क्या ये जीवन हमने रखा है? अगर ये जीवन आज की पीढ़ी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए रख रही है तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी है। यह हमें सिर्फ डिक्लेयर करना ही बाकी है। वैसे तो वो हो ही चुकी है, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। एनीवेज दोस्तों, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। अभी भी मानवता इस दुनिया में कायम है और इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें आगे जाकर दिखाई जा सकते हैं। लेकिन उन पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखने के लिए ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये जो ऑन साइट इश्यूज़ हैं, वो हमें टैकल करने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अमेरिका इन्हीं कारणों का उदाहरण देकर किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढता है। हालांकि रासायनिक और जैविक हथियारों के उत्पादन में वो भी सबसे आगे है। वो भी कभी भी किसी देश के ऊपर चुपचाप ही अटैक करके शांत रह सकता है। भगवान करे ऐसा कोई समय हमें ना देखना पड़े, किसी भी राष्ट्र को ना देखना पड़े। तो ये था तीसरा बहाना। चौथा बहाना क्या है दोस्तों? चौथा बहाना है परमाणु कार्यक्रम पर रोक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को पसंद ही नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई भी देश परमाणु कार्यक्रम चलाए। हमारे पास एटम बम है, लेकिन दूसरे के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। वो दुनिया के लिए अशांति का प्रतीक है। हमारे पास हो तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिम्मेदार राष्ट्र है, एक डेवलप्ड कंट्री है, हमें वो जिम्मेदारी समझती है। लेकिन सामने वाले को, दूसरे राष्ट्रों को वो जिम्मेदारी नहीं समझती। सो दे कांट डू दोज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। वो परमाणु कार्यक्रम नहीं कर सकते। भारत ने जो 1998 में 1998 में जो परमाणु कार्यक्रम किया था पोखरण में, उसके लिए क्या क्या दिक्कतें आई थी, उसके ऊपर तो एक फिल्म बनी है। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं कि कैसे अमेरिका ने आर्थिक या फिर बहुत सारे निर्बंध लगाए थे भारत के ऊपर। अमेरिका तो पहले से ही पाकिस्तान के फेवर में उनकी पॉलिसीज चल रही है, लेकिन भारत को 20-30 साल पहले, 25 साल पहले कैसे वो ट्रीट करते थे। वो भारत का जो परमाणु प्रोग्राम था 1998 का, जो पोखरण में हुआ था, उससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना परमाणु प्रोग्राम चलाया था, लेकिन उसके ऊपर तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, कुछ निर्बंध भी नहीं लगाए, कुछ धमकियाँ भी नहीं दी, कुछ दबाव तंत्र भी नहीं रखा। लेकिन ये सब चीज़ें भारत पर क्यों? अमेरिका ये भली भांति जानता है कि भारत एक शांतिप्रिय सभ्यता है। वो खुद से कभी भी किसी दूसरे देश पर उन्होंने पहले से कोई अटैक नहीं किया है। जब दूसरों ने भारत पर अटैक किया है, तभी भारत ने उस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हें खदेड़ कर भगा दिया है यहाँ से। तो ये भारत की पॉलिसी है, भारत का व्यक्तित्व है। अमेरिका ये जानता भी है, फिर भी भारत पर उन्हें प्रतिबंध लगाने में मज़ा आता है, क्योंकि उनके फितरत में ही ये है कि भारत आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि उन्हें वो डर है कि भारत के पास वो सारी सलाहियतें हैं, भारत के पास वो सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, वो स्किल्स हैं, जिससे वो एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, एक महाशक्ति बन सकता है। इसके लिए भारत को दबाने के लिए एशिया में कौन सा देश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? अरब वर्ल्ड्स को अगर छोड़ा जाए तो उसके बाद कौन आता है, या फिर उनसे पहले भी कौन आता है? एशिया, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एशिया में कौन सबसे बड़ी महासत्ता है? चीन है। लेकिन चीन का तो सब दोगला व्यवहार, उनका जो हॉलोनेस है, वो सब दुनिया जानती है। तो जो सशक्त रूप से एक महाशक्ति, जो
एक डेवलप नेशन, एक विकसित नेशन जो बन सकता है, वो कौन सी ताकत है? वो सिर्फ एक भारत राष्ट्र ही कर सकता है। और ये अमेरिका बहुत ही डीपली जानता है। इसके लिए भारत को दबाने का ये उनका षड्यंत्र है। साफ सीधी बात। तो जब भी कोई देश परमाणु कार्यक्रम करता है, परमाणु प्रोग्राम करता है, तो उसके ऊपर रोक लगाने के बहाने अमेरिका आक्रमण के बारे में भी सोचता है उस देश के ऊपर। ये उनका दोगलापन है। ऐसा ही आपको अगर दुनिया की फिक्र है कि जिससे परमाणु कार्यक्रम करके बम बना के दूसरे देशों पर डालेंगे, तो आपने इराक में वैसा क्यों नहीं किया? नॉर्थ अमेरिका के साथ आप क्यों नहीं उतना स्ट्रिंजेंटली बिहेव करते? उनका वो जो डिक्टेटर है किम जोंग यून, वो तो धमकी भी देता है कि मेरे टेबल के ऊपर जो बटन है वो दबाकर मैं अमेरिका को तहस नहस कर दूंगा। तो ऐसे देशों पर, ऐसे डिक्टेटर्स पर वो क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेते? चाइना के ऊपर क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेते? रशिया के ऊपर क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेते? ये जो बीच में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ही दबाने का काम क्यों करते हैं? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो हर वक्त हमारे पास तो वी आर द एटॉमिक शक्ति, वी कैन डू एनीथिंग। अगर आपने हमें एड नहीं दिया, अगर आपने हमें जो हम चाहते हैं वैसे मदद नहीं की, तो वी कैन डू हेल ऑफ द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक वॉर। हमारे पास हथियार है, एटॉमिक हथियार है, वो हम दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। तो ऐसी ऐसी धमकियाँ वो देश देता है। सोचो उसकी मानसिकता क्या होगी। तो ऐसे देशों के ऊपर अमेरिका क्यों नहीं निर्बंध लाता, क्यों उन्हें मदद करता है ऊपर से? तो ये सब दोगलापन है। अमेरिका चाहे तो इस विश्व को एक अलग स्तर पर लेकर जा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको ताकत के बल पर अपनी बादशाहत कायम करनी है, न कि प्यार, मोहब्बत या विकास के रूप में। उसे हर कोई आजकल कमज़ोरी ही मानता है, वेदर इट इज़ अ नेशंस माइंडसेट और एनी इंडिविजुअल्स माइंडसेट। आजकल प्यार, मोहब्बत, शांति प्रिय तरीके से जीना यानी कमज़ोरी मानी जाती है। और ये एक त्रिकालाबाधिक सत्य है। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक अलग तरीके का माइंडसेट पनप रहा है जो बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा चौथा रीज़न, परमाणु कार्यक्रम पर रोक, जिसका बहाना बनाकर अमेरिका किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने की होड़ में लगा हुआ रहता है। उसको अपने हथियार बेचने हैं बस। हथियारों की इंडस्ट्री है, हथियारों का कारोबार है, पैसा है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसा मार्केट कोई क्यों छोड़ेगा? भले उसके लिए किसी मासूम का, किसी निर्दोष का रक्त ही क्यों न बहाना पड़े। क्यों दोस्तों, सही बात है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने का पांचवा बहाना, वो बहाना है आतंकवाद पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को रोकने के लिए हम इस देश पर आक्रमण करना चाहते हैं। इराक के साथ क्या हुआ, सीरिया, अफगानिस्तान, क्या हो रहा है वहाँ पर? आतंकवाद का ही बहाना देकर उन देशों को तो निस्तानाबूद कर दिया अमेरिका। और ये जो युद्ध चलते हैं, जो वॉर्स चलते हैं, वो कुछ 1-2 महीनों की बात नहीं होती, वो सालों की बात होती है। 2001 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा और अभी 2020-2021 में उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा। तो 20-21 सालों में उन्होंने उस देश के साथ क्या क्या किया, ये हम सभी जानते हैं। ये इतिहास हमारे सामने है। तो आतंकवाद को रोकने के लिए जो इनका जो बहाना है किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने का, वो कितना दोगला है, ये पूरी दुनिया जानती है। आतंकवाद कैसे मिटेगा? मान लीजिए कि एक दिन पूरे सभी राष्ट्रों ने जाना कि हम एक हथियार भी नहीं बनाएंगे, एक बम, एक गोला बारूद भी नहीं बनाएंगे। सारे जो अब तक के जो एटॉमिक बम है, इतने सारे रासायनिक हथियार हैं, वो सब हथियार हम नष्ट कर देंगे। सोचो दुनिया में क्या होगा। और अगर हम पॉजिटिव वे से अगर उसे लेकर आगे बढ़ें तो दुनिया में अशांति रहेगी ही नहीं। अगर जिम्मेदारी से अगर ये सब किया जाए तो वो सब हो सकता है। और एक वक्त पर ऐसा हुआ भी था, बहुत सारे देशों ने अपने जो एटॉमिक हथियार थे उन्हें नष्ट भी किया था, दुनिया की शांति को सामने रख कर। जी हाँ दोस्तों, समवेयर अराउंड 1970s में शायद ये ऐसा हुआ था। आई डोंट रिकलेक्ट द एग्जैक्ट टाइम लाइन, लेकिन एक ऐसा टाइम आया था कि दुनिया के ज़िम्मेदार देशों ने समझा था कि ये इतने सारे हथियार बनाना, वो खुद के पास रखना और उस हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना रिस्की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलाना, ये सही बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे देशों ने अपने जो हथियार थे वो डिज़ोल्व किए थे। इसमें से बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार भी थे। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो अभी युद्ध की आग में झुलस रहा है। उन्होंने भी उस समय
अपनी सेना भी बर्खास्त कर दी थी, अपने एटॉमिक हथियार भी उन्होंने विध्वंसकारी जो हथियार है उनको भी नष्ट किया था। तो बाद में अभी उनको पछतावा हो रहा है कि जिस हिसाब से रशिया ने उन पर आक्रमण किया, उनका पूरा इतना नुकसान किया, तो अभी वो उन हथियारों के बारे में सोच रहे थे कि हमने वो तभी सरेंडर नहीं किए होते, तभी उन्हें नष्ट नहीं किए होते, तो आज शायद रशिया उनके ऊपर आक्रमण करने का सोचता भी नहीं। तो ये भी एक समस्या की दूसरी साइड है। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हमारे पास हथियार ही ना हो तो कोई दूसरे के ऊपर क्यों आक्रमण करेगा? क्या हम शांति से नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही वैसा नहीं है। क्योंकि शांति, प्रेम, सद्भाव, मोहब्बत, इन चीज़ों को हम कमज़ोरी मानते हैं। ये दुनिया का माइंड सेट है। माइंड सेट यही चल रहा है कि धमाका करने से ही शांति कायम की जा सकती है। जिनके कानों तक शांति की बात नहीं पहुंचती, उन्हें धमाके से ही शांति की बात समझ में आती है। ये ऐसे फिलॉसफीज़ आजकल चल रहे हैं, उनको मानकर ही ये सब कारोबार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मानवता का ह्रास होते ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अमेरिका के किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने के 5 बहाने, जिसमें हमने देखा पहला था लोकतंत्र की बहाली, जिसका बहाना लेकर अमेरिका किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करता है। दूसरा है मानव अधिकारों का उल्लंघन, जी हाँ दोस्तों, मानव अधिकारों का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तीसरा है रासायनिक या फिर जैविक हथियार का दुरुपयोग। ये कारण देकर भी अमेरिका किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने की सोचता है। चौथा जो सबसे फेमस है, परमाणु कार्यक्रम पर रोक। जी हाँ दोस्तों, ये भारत देश के साथ भी हुआ है, बहुत सारे देशों के साथ हुआ है। इसका भी बहाना देकर अमेरिका किसी भी देश के ऊपर निर्बंध लादना या फिर आक्रमण करना या फिर कोल्ड वॉर शुरू करना, ये सब चीज़ें करता है। और पांचवा और अंतिम जो रीज़न है वो है आतंकवाद पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद पर रोक। हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। ये देश में आतंकवाद चल रहा है, इसे हम सुधार देंगे। भाइयों, अगर इतनी ही आपको आतंकवाद रोकने की होड़ है तो पाकिस्तान में आप क्यों नहीं अपना जलवा दिखाते? पाकिस्तान तो आतंकवाद का गढ़ है, ये सभी जानते हैं। उनकी खुफिया एजेंसीज वगैरह, अमेरिका को कुछ पता नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। अमेरिका को सब पता है कौन सा देश क्या करता है। उनकी CIA जो गुप्तचर यंत्रणा है, उनको सब रिपोर्ट्स आ जाती है कौन सा देश क्या कर रहा है, कौन शांति के मार्ग पर चल रहा है, कौन आतंकवाद फैला रहा है, किसकी नीयत में खोट है, किसकी नीयत में शांति है, ये सब वो लोग जानते हैं। फिर भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक अलग असर डालने के लिए, अपना वर्चस्ववाद आगे बढ़ाने के लिए वो इन 5 कारणों का कारण बनाकर, उन्हें सामने रखकर किसी भी देश को दबाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का YouTube चैनल का आज के एपिसोड का विषय, जिसमें हमने अमेरिका के दोगलेपन के 5 रहस्य जाने, जिनका भुगतान बाकी के देशों को करना पड़ता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका गहरा असर होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही सारे विषय देखने के लिए, ऐसे ही सारे विषयों का विश्लेषण करने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने परिजनों के साथ ये हमारे वीडियोस भी शेयर किया कीजिए। इसमें ढेर सारा विश्लेषण जो है आपके लिए मौजूद है। एक अलग एस्पेक्ट, जो अलग थॉट प्रोसेस है, वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे इस YouTube चैनल को सहयोग दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ऐसे ही बहुत सारे जटिल विषयों के ऊपर विश्लेषण करने के लिए, जिसमें बहुत सारा ज्ञान भी छुपा हुआ है, बहुत सारा जनरल नॉलेज कह सकते हैं, वो भी इन चीज़ों के ज़रिए आपको मिल जाता है। ये कोई अलग से याद रखने की भी बात नहीं है, ये आम चीज़ें हैं जो जानकर हमारा ज्ञान एक अलग लेवल पर बढ़ते रहता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अगर 100 छोटी छोटी मामूली चीज़ें अगर एक की जाए तो एक महान कार्य बन जाता है। तो ऐसे ही ये विषय जान लेने के बाद हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा जो इन्फो रिसर्च है, वो वैसे ही बढ़ जाता है। और ये कुछ अलग से रटने की बात भी नहीं है, ये डे टू डे लाइफ की बातें हैं जो हम सभी जानते हैं। उन्हें सिर्फ एक गुच्छे में लाना है, उसे कलेक्टिव एफर्ट्स के हिसाब से साथ में रखना और उसके ऊपर एक विश्लेषण देना, एक एनालिसिस देना, ये सिर्फ हमारा काम है। उस हिसाब से हम आपको ये सारी जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो शेयर किया कीजिए। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है